हेलो बच्चा पार्टी। मैं अभिषेक एसपी सर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में जिसका नाम है बायोलॉजी प्लेलिस्ट। तो फिलहाल शादियों का थोड़ा दौर था तो वीडियोस नहीं आ पाए, पर अब धीरे धीरे कंटिन्यू रहेंगे। इधर मुझे किसी शादी वगैरह में नहीं जाना, तो चलिए बिना देरी किए हुए आज हम लोग पढ़ते हैं कौन सा जेनेटिक्स चैप्टर का एक हेडिंग जिसका नाम है सहलग्नता और जीन विनिमय, या उसी को इंग्लिश में कहते हैं लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर। तो सबसे पहले हम लोग समझने की कोशिश करते हैं सहलग्नता या लिंकेज किसे कहते हैं। देखो, मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या अगर पूछे कितनी होती है तो सबको पता है 46 या 23 जोड़ी। जो कितने प्रकार के होते हैं तो 2 प्रकार के, दैहिक गुणसूत्र और लिंग गुणसूत्र या ऑटोसोम या सेक्स क्रोमोसोम। जैसे कह रहा है कि मनुष्यों में जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम या गुणसूत्र है, उसकी संख्या कितनी है 46, या इसी को हम लोग लिखते हैं 23 जोड़ी। ठीक, कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के, एक को कहते हैं ऑटोसोम और एक को कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम, या इसी को हिंदी में कहते हैं लिंग गुणसूत्र। ठीक, और इसको कहते हैं दैहिक गुणसूत्र। दैहिक गुणसूत्र, इसका दूसरा नाम सोमैटिक क्रोमोसोम भी होता है। ठीक, इसका दूसरा नाम क्या है? सोमैटिक क्रोमोसोम। इसकी संख्या क्या होती है 44, और इसकी संख्या कितनी होती है 2। पुरुषों और स्त्रियों में ये स्थिति समान होती है। पुरुषों में भी ये 44 है, स्त्रियों में भी ये 2 है। पुरुषों में भी ये ऑटोसोम्स है, मतलब दैहिक क्रोमोसोम और लिंग गुणसूत्र। बस फर्क ये है कि पुरुषों में ये XY होता है और स्त्रियों में XX। देखो, अब इसका ना लिखने की ज़रूरत क्या थी, थोड़ा सा सहलग्नता या लिंकेज कैसे कहते हैं। कह रहे हैं मनुष्यों में जो गुणसूत्र पाए जाते हैं उस पर कुछ जीन ऐसे होते हैं जो मियोसिस सेल डिवीजन या अर्धसूत्री कोशिका विभाजन जिसको कहते हैं, मियोसिस सेल डिवीजन या अर्धसूत्री कोशिका विभाजन की क्रिया होने पर भी एक दूसरे से अलग नहीं होते हैं। और जब माता पिता के लक्षण संतानों में स्थानांतरित होते हैं तो वो लक्षण भी बिना अलग हुए एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होते हैं, चले जाते हैं या वंशागति होते हैं। और उनकी इस दशा को ही हम क्या कहते हैं, सहलग्नता या लिंकेज। कहने का मतलब मनुष्यों में कुछ गुणसूत्र ऐसे पाए जाते हैं जो सदैव जोड़ी होते, कुछ जीन ऐसे पाए जाते हैं जो गुणसूत्रों में सदैव जोड़े में पाए जाते हैं, और मियोसिस सेल डिवीजन की क्रिया या अर्धसूत्री कोशिका विभाजन की क्रिया में भी एक दूसरे से अलग नहीं होते हैं। और वंशागत के नियम के अनुसार एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में सामान्य रूप से क्या होते हैं, स्थानांतरित होते हैं। और उनकी इस दशा को ही हम लोग क्या कहते हैं, सहलग्नता। और अगर पूछा जाए सहलग्नता शब्द का प्रयोग किसने किया था, सहलग्नता शब्द का प्रयोग सबसे पहले सटन और बोवेरी नामक 2 साइंटिस्ट थे। सटन और बोवेरी नामक 2 साइंटिस्ट ने 1903 में किया था। ठीक, जिसके पश्चात एक वैज्ञानिक आए TH मॉर्गन। उन्होंने 1910-11 में एक एक्सपेरिमेंट किया। किस पर? घरेलू मक्खी पर, जिसका जूलॉजिकल नेम होता है ड्रोसोफिला मेलैनोगास्टर। ड्रोसोफिला मेलैनोगास्टर, इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं घरेलू मक्खी। तो सीधे सीधे सटन और बोवेरी ने सबसे पहले लिंकेज शब्द का प्रयोग किया। कब किया? 1903 में। जिसके पश्चात TH मॉर्गन नामक साइंटिस्ट आए, उन्होंने 1910-11 में ड्रोसोफिला मेलैनोगास्टर नामक मक्खी पर एक प्रयोग किया और लिंकेज का गुणसूत्रीय सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसे क्रोमोसोमल थियोरी ऑफ लिंकेज भी कहते हैं। क्रोमोसोमल थियोरी ऑफ लिंकेज भी कहा जाता है। ठीक, किसके द्वारा दिया गया? TH मॉर्गन के द्वारा। इसको हिंदी में कहते हैं लिंकेज का गुणसूत्रीय सिद्धांत। गुणसूत्रीय सिद्धांत। तो इतनी चीजें एक बार हम लोग फिर से कहें। अगर कह रहा लिंकेज किसे कहते हैं, तो मनुष्यों में जो गुणसूत्र पाए जाते हैं उस पर कुछ जीन ऐसे स्थित होते हैं जो सदैव जोड़ी में पाए जाते हैं और मियोसिस सेल डिवीजन या अर्धसूत्री कोशिका विभाजन की क्रिया के समय भी एक दूसरे से अलग नहीं होते हैं।
और वंशागत के नियम अनुसार एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं और उनकी इस दशा को लिंकेज या सहलंगता कहते हैं। मनुष्यों में 46 या 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं जो 2 प्रकार के होते हैं, जिन्हें दैहिक गुणसूत्र और लिंग गुणसूत्र कहते हैं। लिंग गुणसूत्र पुरुषों में XY तथा स्त्रियों में XX होते हैं। लिंग के शब्द का प्रयोग सबसे पहले सटन और बोवेरी ने 1903 में किया था, जिसके पश्चात TH मॉर्गन ने 1910-11 में घरेलू मक्खी, जिसका जंतु वैज्ञानिक नाम ड्रोसोफिला मेलेनोगास्टर है, उस पर एक प्रयोग किया, जिसके पश्चात उन्होंने लिंकेज का गुणसूत्रीय सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसे हम क्रोमोसोमल थियोरी ऑफ लिंकेज भी कहते हैं, जो कि इसके द्वारा दिया गया TH मॉर्गन के द्वारा। तो अब इसके द्वारा बाद हम लोग पढ़ते हैं क्या, TH मॉर्गन का थियोरी। तो उसके लिए मुझे बोर्ड थोड़ा साफ करना पड़ेगा, 1 मिनट। स्क्रीनशॉट लेना हो तो इतनी चीज़ों का आप ले सकते हैं। ठीक है, मैं मिटा रहा हूँ इसको। देखो, उन्होंने जो प्रयोग किया था वो किस पर किया था, ड्रोसोफिला मेलेनोगास्टर नामक घरेलू मक्खी पर, और वो प्रयोग इस प्रकार है। यार गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, चलो ठीक है। देखो, उन्होंने जो मक्खी ली उसमें कहा नॉर्मल बॉडी, उसका शरीर कैसा है, सामान्य है। दूसरा, उसके पंख कैसे हैं, सामान्य है, नॉर्मल विंग्स। ठीक। और दूसरी जो घरेलू मक्खी थी उसके भी एक लक्षण लिए, उसके बोला उसका शरीर कैसा है, काले रंग का, तो उसे कहा गया ब्लैक बॉडी। और उसके पंख कैसे थे, टूटे फूटे या कटे फटे थे, जिसे कहा गया वेस्टिजियल विंग्स। तो घरेलू मक्खियाँ 2 तरीके की उन्होंने लिए। एक में उन्होंने कहा कि उसका शरीर कैसा है, नॉर्मल, और उसके पंख भी कैसे हैं, नॉर्मल, पूरी तरीके से सामान्य। दूसरे में कहा उनका शरीर कैसा है, काले रंग का, और उसके पंख कैसे हैं, टूटे फूटे या कटे फटे, जिसके कारण उसका शरीर नॉर्मल है, नॉर्मल बॉडी है। उसके लिए कोई जीन जिम्मेदार हुआ, जिसके लिए उन्होंने कहा कैपिटल बी। और जब नॉर्मल विंग्स की बात आई तो उसको उन्होंने कहा कैपिटल V और कैपिटल V। तो जब एक ही लक्षण के लिए लिए गए दोनों जीन एक समान हो तो उसे कहते हैं होमोलॉगस। तो यहाँ पे भी कैसे होंगे, होमोलॉगस। ठीक। तो अगर कह रहा है स्मॉल v और स्मॉल v के कारण उसके पंख कैसे हैं, वेस्टिजियल विंग्स हैं। स्मॉल b किसके कारण कैसे हैं, उसका शरीर ब्लैक रंग का है। और कैपिटल B के कारण उसका शरीर सामान्य है। और कैपिटल V के कारण उसके पंख कैसे हैं, नॉर्मल हैं। ये सब वो जीन के लिए जिम्मेदार है। दूसरा, इसमें बनेंगे गैमीट्स, तो इसमें से बनेगा कैपिटल B वाला, इसमें बनेंगे कैपिटल V वाला, और इसमें क्या आएगा, स्मॉल b और इसमें स्मॉल v। अब कराएंगे इसमें जनन, तो कैपिटल B को किसके साथ, स्मॉल v के साथ, फर्टिलाइजेशन या निषेचन जिसको कहते हैं, कैपिटल B स्मॉल b, और कैपिटल V को स्मॉल v के साथ, कैपिटल V स्मॉल v। या इन दोनों को हम लिख सकते हैं कैपिटल B स्मॉल b, और यहाँ क्या है, कैपिटल V और स्मॉल v। ये कौन सा जनरेशन है, फर्स्ट जनरेशन या फिलियल फर्स्ट कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि TH मॉर्गन ने 2 मक्खियों को लिया, एक का शरीर सामान्य था और उसके पंख भी सामान्य थे, दूसरा उसके शरीर काले रंग का था और उसके पंख टूटे फूटे थे। इसका शरीर सामान्य है क्योंकि उसमें सामान्य होमोलॉगस जीन पाए जा रहे हैं, और इसमें भी होमोलॉगस है कौन, BV, और इसमें स्मॉल b और इसके लिए स्मॉल v। जनन की क्रिया में इसमें गैमीट्स बनेंगे, तो इन दोनों में से एक कॉमन ले सकते हैं, इन दोनों में से एक कॉमन ले सकते हैं। वैसे यहाँ पे भी कॉमन लिया, यहाँ पे भी कॉमन लिया। तो जो शरीर वाले जीन थे शरीर वाले से मिला है, और पंख वाले जो जीन थे वो पंख वाले से मिला है। तो कैपिटल B स्मॉल b और कैपिटल V और स्मॉल v दोनों को एक साथ लिखा। प्रभाविता के नियम के अनुसार अगली पीढ़ी में जो अपने लक्षणों को प्रदर्शित करता है वह प्रभावी, और जो प्रदर्शित नहीं कर पाता उसे अप्रभावी या डोमिनेंट या रिसेसिव कहते हैं। तो ये हो गया डोमिनेंट, ये हो गया डोमिनेंट, ये दोनों हो गए रिसेसिव या अप्रभावी। तो पहली पीढ़ी में जो लक्षण होंगे वो सब के सब कौन से होंगे, कैपिटल B माना गया है नॉर्मल बॉडी के लिए, और कैपिटल V माना गया है नॉर्मल विंग्स के लिए। तो ये सब होंगे क्या, नॉर्मल बॉडी नॉर्मल विंग्स के लिए, नॉर्मल बॉडी नॉर्मल विंग्स। अब इसी में हम अगर सेल्फ क्रॉस टेस्ट क्रॉस करा दे, टेस्ट क्रॉस, ठीक, परीक्षण संकरण इसको हम लोग कहते हैं। तो इन चारों को हम अलग कर सकते हैं, कैपिटल B स्मॉल b, कैपिटल V
और स्मॉल v, और इसको हम लोग कराएंगे किसके साथ, इसके साथ, स्मॉल v के साथ। ठीक, इसको इससे कराएंगे कैपिटल B, इसको इससे कराएंगे कैपिटल B और स्मॉल v, इसको इससे कराएंगे स्मॉल v और कैपिटल B, इसको इससे कराएंगे स्मॉल v और स्मॉल v। ये सब क्या बनेंगे, गैमीट्स बनेंगे। और इसमें से एक स्मॉल b कॉमन ले सकते हैं, स्मॉल v, दोनों को मिलाएंगे तो आ जाएगा स्मॉल b और स्मॉल v। अब इसी में हम लोगों को कराना है क्या, जनन की क्रिया। तो फिलहाल नीचे दिख रहा तो मैं यहीं पे बना दे रहा हूँ, देखो। ठीक, पूरी तरीके से दिख रहा है। ठीक है, ये मुझे थोड़ा सा नीचे करना पड़ेगा। ठीक, यहाँ पे कर लेते हैं, दिख रहा, हाँ। टोटल 1 2 3 4 है, तो हम इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे और इन्हीं चारों को इसके ऊपर लिखेंगे, कैपिटल V, फिर इसको लिखेंगे कैपिटल V स्मॉल b, फिर इसको लिखेंगे स्मॉल v कैपिटल V और स्मॉल b स्मॉल v, और इसको जो आया था उसको यहाँ लिखेंगे स्मॉल b स्मॉल v। बात समझ में आ रही है ना? ये सब, ये वाला यहाँ है, ये वाला यहाँ है, ये वाला यहाँ है और ये वाला यहाँ, और ये अकेले जो था वो यहाँ है। अब करना क्या है, b को b के साथ मिलाएंगे और v को v के साथ। तो यहाँ कैपिटल है कैपिटल B स्मॉल b, कैपिटल V स्मॉल b, कैपिटल B स्मॉल b, स्मॉल v स्मॉल b, स्मॉल b स्मॉल v, कैपिटल V स्मॉल b और स्मॉल b स्मॉल b और स्मॉल v और स्मॉल v। दिख रहा है? हाँ ठीक है। देखो हो ये रहा है कि अब इसमें भी हम लोग इसी के हिसाब से चलेंगे जैसे इसमें पहली पीढ़ी में आया था, प्रभाविता करने में लगाएंगे। तो जो अपने लक्षणों को प्रदर्शित करेगा उसे क्या कहेंगे, प्रभावी। जो अपने लक्षणों को प्रदर्शित नहीं करेगा उसे क्या कहेंगे, अप्रभावी। तो यहाँ पे जैसे हम पहले और तीसरे से मतलब रख रहे थे उसी हिसाब से हमको इस कॉलम में भी पहले और तीसरे से मतलब रखना है। होगा क्या, कैपिटल B है और कैपिटल V है पहले और तीसरे पे, तो कैपिटल B नॉर्मल बॉडी, कैपिटल V नॉर्मल विंग्स। तो ये हो जाएगा नॉर्मल बॉडी और नॉर्मल विंग्स। दिख रहा, नॉर्मल बॉडी हम यहाँ से अलग लिख दे रहा, नहीं तो अभी दिक्कत होगी। ठीक, हम इसको अलग लिख रहे हैं। आप लोग ऐसे कॉलम थोड़ा बड़ा बनाइएगा, जब भी एग्जाम में बनाइएगा तो उसी में लिखिएगा। तो इसको हम लोग कहेंगे नॉर्मल बॉडी नॉर्मल विंग्स। ठीक, दूसरा कैपिटल B, तो ये भी हो जाएगा नॉर्मल बॉडी, लेकिन यहाँ पे है स्मॉल v, स्मॉल v के लिए मानेंगे वेस्टिजियल विंग। तो यहाँ पे लिखेंगे नॉर्मल बॉडी और दूसरा हो जाएगा वेस्टिजियल विंग्स। ठीक, तीसरे की बात करें हम, स्मॉल b माना गया है ब्लैक बॉडी के लिए और कैपिटल V माना गया है नॉर्मल विंग्स। तो ये हो जाएगा ब्लैक बॉडी और कैपिटल V नॉर्मल विंग्स के लिए, नॉर्मल विंग्स। ठीक, और ये तो यही वाला हो गया ब्लैक बॉडी वेस्टिजियल विंग्स, ब्लैक बॉडी वेस्टिजियल विंग्स। इनके कहने का मतलब यह है कि गुणसूत्रों पर जो जीन पाए जा रहे हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या हो रहे हैं, स्थानांतरित हो रहे हैं। किसके नियम अनुसार, प्रभाविता के नियम अनुसार, जो किसके द्वारा दिया गया था, मेंडल के द्वारा। तो ये है लिंकेज का गुणसूत्री सिद्धांत, जो किसके द्वारा दिया गया है, TH मॉर्गन के द्वारा। अब लिंकेज की कुछ विशेषताएं भी होती हैं। लिंकेज की कुछ विशेषताओं में पहला विशेषता ये है कि लिंकेज की क्रिया हमेशा होमोलॉगस क्रोमोसोम के बीच होता है।
पहली विशेषता क्या हुई, ये हमेशा कैसा होगा, होमोलॉगस क्रोमोसोम के क्या होगा, बीच होगा। दूसरी विशेषता होगी इसमें कि इसमें जो जीन पाए जाते हैं वो मियोसिस सेल डिवीजन के टाइम पर एक दूसरे से अलग नहीं होते हैं। तीसरी विशेषता ये होती है कि लिंकेज में जो गुणसूत्र होते हैं, जीन होते हैं, वो सदैव कहाँ पाए जाएंगे, गुणसूत्रों पर। और चौथी विशेषता ये होती है कि लिंकेज के जो जीन होते हैं गुणसूत्रों के एक ऐसे स्थान पर पाए जाते हैं या कुछ विशिष्ट स्थानों पर पाए जाते हैं जिन्हें क्या कहते हैं, लोकस। तो लोकस गुणसूत्रों में वह संरचनाएं हैं जिसमें क्या पाई जाती हैं, जीन पाए जाते हैं। तो ये सब विशेषताएं हो जाएंगी किसके, लिंकेज की। तो लिंकेज को हम लोग समझ चुके हैं पूरी तरीके से। लिंकेज किसे कहेंगे, मनुष्यों में 46 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं जिस पर कुछ जीन ऐसे पाए जाते हैं जो मियोसिस सेल डिवीजन की क्रिया के समय एक दूसरे से अलग नहीं होते हैं और वंशागति के नियम अनुसार एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। इनके स्थानांतरित होने की इस दशा को सहलंगता या लिंकेज कहते हैं। और लिंकेज शब्द का प्रयोग सबसे पहले सटन और बोवेरी ने 1903 में किया था, जिसके पश्चात 1910-11 में टी.एच. मॉर्गन ने एक प्रयोग किया घरेलू मक्खी पर जिसे ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर कहते हैं, जिसपे प्रयोग के पश्चात उन्होंने लिंकेज का गुणसूत्री सिद्धांत या क्रोमोसोमल थियोरी ऑफ लिंकेज प्रस्तुत किया। कब, 1910-11 में, किसके द्वारा, टी.एच. मॉर्गन के द्वारा। उन्होंने जो घरेलू मक्खी पर प्रयोग किया ये वो पूरी तरीके से ये चार्ट रहा। तो अगर पूछेगा लिंकेज की क्रिया के बारे में तो हम लोगों को इतना बनाना और समझाना पड़ेगा। तो स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप लोग ले सकते हैं। लिंकेज की विशेषताएं क्या हो गई, ये सदैव होमोलॉगस गुणसूत्रों के बीच होता है। मियोसिस सेल डिवीजन की क्रिया होने पर जो जीन होते हैं वो एक दूसरे से अलग नहीं होते हैं और इनमें जो जीन होते हैं वो सदैव गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं और एक रेखीय क्रम में या लीनियर ऑर्डर में क्या होते हैं, स्थित होते हैं। और वो जीन गुणसूत्रों के कुछ विशिष्ट स्थानों पर पाए जाते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, लोकस। अब हम लोग समझ रहे हैं किसके बारे में, जीन के बारे में। और हाँ, लिंकेज की क्रिया अगर पूछ रहा है कितने प्रकार से होती है, तो लिंकेज की क्रिया 2 प्रकार से होती है। तो अगर इसको हम विशेषताएं थोड़ा सा मिटा लें यहाँ पे, तो अगर पूछ रहा है टाइप ऑफ लिंकेज, लिंकेज की क्रिया कितने प्रकार से होती है, टाइप ऑफ लिंकेज। तो लिंकेज की क्रिया 2 प्रकार से होती है। पहले को कहते हो कंप्लीट लिंकेज या इसी को कहते हैं पूर्ण सहलग्नता। अब अगर कह रहा है कि कंप्लीट लिंकेज या पूर्ण सहलग्नता किसे कहते हैं, तो इसमें सेम चीज़ लिखोगे कि गुणसूत्रों पर कुछ जीन ऐसे पाए जाते हैं जो मियोसिस सेल डिवीजन की क्रिया के समय एक दूसरे से अलग नहीं होते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागति के नियम अनुसार क्या होते हैं, स्थानांतरित होते हैं, जिसके कारण जीवों में नए लक्षणों का विकास नहीं होता। माता पिता के लक्षण ही क्या होते हैं, स्थानांतरित होते हैं और उनके स्थानांतरित होने की इस दशा को कंप्लीट लिंकेज या पूर्ण सहलग्नता कहते हैं। और दूसरा टाइप है इसका अपूर्ण सहलग्नता या इनकम्प्लीट लिंकेज, या इसी को हम लोग कहते हैं अपूर्ण सहलग्नता। अपूर्ण सहलग्नता में क्या होता है, मियोसिस सेल डिवीजन की क्रिया होने पर क्या होता है, गुणसूत्र जो होते हैं वो एक दूसरे से क्या होते हैं, अलग नहीं होते हैं। लेकिन जब गुणसूत्र एक दूसरे से कुछ विशिष्ट स्थानों द्वारा जुड़ते हैं जिसको सैटेलाइट कहते हैं, तो गुणसूत्रों के खंड आपस में बदल जाते हैं, जिसे क्रॉसिंग ओवर कहते हैं, जिसके कारण नए लक्षणों का विकास होता है। उस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, अपूर्ण सहलग्नता कहते हैं। तो अपूर्ण सहलग्नता किसका हिस्से में किसके कारण हो रहा होगा, क्रॉसिंग ओवर के कारण, जिसके कारण हमें क्रॉसिंग ओवर की क्रिया को पूरी तरीके से पढ़ना होगा। तो चलिए क्रॉसिंग ओवर के बारे में समझते हैं। तो इसके लिए मुझे इसे इरेज करना पड़ेगा, तो स्क्रीनशॉट लेना होता ले लीजिए, बाकी मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, गर्मी बहुत है यार। देखो अब आ जाओ क्रॉसिंग ओवर। तो अभी हम लिख रहे थे लिंकेज की क्रिया में विशेषताएं, तो लिखे थे यहाँ लिंकेज की क्रिया सदैव होमोलॉगस गुणसूत्रों के बीच होती है। तो जब 2 गुणसूत्र एक दूसरे के समान हो, जैसे कह रहा है ये पहला गुणसूत्र है, ठीक, और यहीं पे हम दूसरा गुणसूत्र बना लें,
पहला और दूसरा। तो गुणसूत्रों के ऊपरी भाग को सैटेलाइट कहते हैं और गुणसूत्रों के जिस भाग में जीन स्थित होते हैं उस भाग को हम लोकस कहते हैं। तो ये दोनों गुणसूत्र आपस में लिंकेज की क्रिया के द्वारा क्या करेंगे, जुड़ेंगे, और मियोसिस सेल डिवीजन के समय गुणसूत्रों पर जो जीन होंगे वे दूसरे से अलग नहीं होते। तो लिंकेज की क्रिया में दो होमोलागस गुणसूत्र, ये क्या है, होमोलागस क्रोमोसोम, होमोलॉगस क्रोमोसोम एक दूसरे से क्या होते हैं, सैटेलाइट की सहायता से क्या होते हैं, जुड़ते हैं। मतलब ये जुड़ गए, और जुड़ने की क्रिया को ही हम क्या कहेंगे, लिंकेज कहेंगे या संलग्नता कहते हैं। कितने प्रकार से होगा, दो, पूर्ण और अपूर्ण, जो हम लोग देख चुके हैं। और जैसे ही ये जुड़ेंगे, जुड़ने के कुछ समय के पश्चात ये एक दूसरे से अलग होंगे और अलग होने की क्रिया को क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। क्रॉसिंग ओवर कहते हैं, या इसी को क्या कहते हैं, जीन विनिमय, जीन विनिमय कहते हैं। मतलब लिंकेज की क्रिया में दो होमोलॉगस गुणसूत्र सैटेलाइट की सहायता से आपस में जुड़ जाते हैं, जबकि क्रॉसिंग ओवर की क्रिया में यह गुणसूत्र एक दूसरे से अलग होते हैं। और जब यह गुणसूत्र एक दूसरे से अलग होते हैं तो इनके खंड जो होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, बदल जाते हैं। और इनके खंड के आपस में, जैसे यहाँ से ये टूटा और यहाँ से ये टूटा, ये खंड आपस में क्या होते हैं, बदल जाते हैं। और बदलने के कारण जो नई संरचना बनती है, इसका इसमें चला गया और इसका इसमें चला गया, उस संरचना को कियाज्मा कहते हैं। कियाज्मा, जो नई संरचना बनती है उसे कहते हैं कियाज्मा। गुणसूत्रों के खंड जब आपस में बदल जाते हैं तो, और इसी क्रिया को क्या कहते हैं, क्रॉसिंग ओवर। तो इससे जो संरचना बनी उसे क्या कहे, कियाज्मा। और क्रॉसिंग ओवर की क्रिया कितने प्रकार से होती है, तो 3 प्रकार से होती है। पहले को कहते हैं सिंगल क्रॉसिंग ओवर, या इसे कहते हैं एकल पार गमन। दूसरे को कहते हैं डबल क्रॉसिंग ओवर, या इसे कहते हैं द्विपार गमन। और तीसरे को कहते हैं मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर, या इसे कहते हैं बहुपार गमन। ठीक, उसमें होगा क्या, तो सिंगल क्रॉसिंग ओवर या एकल पारगमन, जब गुणसूत्रों के खंड केवल एक स्थान पर बदलते हैं जिसके कारण बनी संरचना को कियाज्मा कहते हैं, तो इस क्रिया को हम क्या कहेंगे, सिंगल क्रॉसिंग ओवर। और जब गुणसूत्रों के खंड 2 स्थानों पर बदलेंगे, मान लीजिए यहाँ भी बदल गए, यहाँ भी बदल गए, तो उसके क्रिया को हम क्या कहेंगे, डबल क्रॉसिंग ओवर। और जब 2 से अधिक स्थानों पर परिवर्तित होते हैं तो इस क्रिया को हम कहेंगे मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर, जो बहुत रेयर है, बहुत कम दिखाई देता है। तो इस तरीके से होगा, इसे हम कहेंगे क्या, जीन विनिमय या क्रॉसिंग ओवर। तो हमको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर, उम्मीद करता हूँ। तो चलिए फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय।